हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और ये वीडियो होने वाली है मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो ऑफ इंग्लिश। और ये मॉक टेस्ट जो 10 है ये हमारे डेली टारगेट ग्रुप पर लास्ट संडे हुआ था। तो एनालिसिस बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो सॉरी उसके लिए। तो बिना किसी देरी के हम इंग्लिश के इस सेक्शनल मॉक का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि अगर आपको भी ये मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट न्यू पैटर्न पे है जो एडिक्विटी बना रही है, तो एमटीएस का अगर आपको भी ये मॉक टेस्ट लगाना है तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ये मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकती हैं। पहले दो चार क्वेश्चन करा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, माई एल्डर सिस्टर इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। तो पहली बात देखो, एरर का क्वेश्चन है और सिंपल इसमें एरर दिख रहा है, फिक्स प्रीपोजिशन का एरर है, क्योंकि मैरिड विद नहीं होता, मैरिड के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड टू अ डॉक्टर होता है। अगला क्वेश्चन, अ सिंबल दैट सर्व एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक सिंबल जो सर्व करता है एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो उसे हम टोटम बोलते हैं, टोकन नहीं बोलते। टोकन तो करेंसी होती है, किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट ऐसे। फिर बैनर और ट्रॉफी तो जानते हो, तो टोटम होगा। अगला क्वेश्चन, ही इज़ नॉट एलिजिबल दिस पोस्ट। वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे के लिए का सेंस आ रहा है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फॉर होगा। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, विद दिस पोस्ट, बाय दिस पोस्ट, टू दिस पोस्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, द शिप ड्राउंड इन द सी। अब देख लो, एक ज़रूरी चीज़ है, जो ड्राउन होता है और सिंक में अंतर क्या होता है। तो देखो, ड्राउन हमेशा आता है किसके लिए, ये आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जब नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी हाँ, जब नॉन लिविंग थिंग्स, नहीं नहीं, क्या बोल रहा हूँ, ड्राउन और सिंक ये तब आता है जब लिविंग थिंग्स पानी में डूब जाता है, और ये आता है जब नॉन लिविंग थिंग्स पानी में डूब जाता है। और हमेशा याद रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। जब लिविंग थिंग्स पानी में डूबे तब तो ये होगा, जब नॉन लिविंग थिंग पानी में डूबे तब ये होगा। तो द शिप, शिप एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए वो ड्राउन नहीं होगा, वो होगा सिंक। और यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसलिए सिंक नहीं होगा, उसका पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म सैंक होगा। तो द शिप सैंक इन द सी, यहाँ एरर है। अगला क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ स्क्रपलस। स्क्रपलस का देखो मतलब होता है एथिकल, ऑनेस्ट, मॉरल, प्रिंसिपल्ड, यानी ये दोनों तो सिनोनिम हो गए। अब एंटोनिम होगा डिसऑनेस्ट, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, तो ये डिसऑनेस्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसका एक और होता है, वो यूएन लगा के, अनस्क्रपलस, ये भी एंटोनिम है। अगला क्वेश्चन, बट एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछते कि स्क्रपलस का अनस्क्रपलस, ऐसे इतना आसान ऑप्शन नहीं देंगे, थोड़ा सा घुमा कर देंगे। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। अब देखो, सिंपल सा एक रूल याद रखो, कलेक्टिव नाउन जब एक साथ होते हैं, उनका एक मत होता है, एक विचार होता है, तब वो सिंगुलर नाउन की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन का जब एक मत नहीं होता, एक मत नहीं होता, उनके ओपिनियन में डिफरेंस होते हैं, तब वो प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करते हैं। बस ये रूल याद रखना। अब यहाँ पे ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, जजेस के ग्रुप को ज्यूरी बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है, और इनका ओपिनियन अलग अलग है, डिवाइडेड है, तो इसलिए ये प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे वाज नहीं वर होगा, ये याद रखना। एक बार फिर से इसको चाहे देख लो पीछे करके, बट ये ज़रूरी है। यहाँ पे दो एरर है, एक तो यहाँ वर होगा, और ओपिनियन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए ये सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना ओपिनियन, तो इसलिए ओपिनियंस नहीं होगा, ओपिनियन ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ही सेड इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड। तो ही सेड दैट, और इट थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होता, तो इट का इट ही रहेगा। अब देखो, इट मस्ट बी रहे, अब देखो मॉडल वर्ब में एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये प्रैक्टिस से हमें सीख में आएगी, क्योंकि देखो आप लगा दोगे इट मस्ट बी रनिंग आउटसाइड, बट ये गलत हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। एक्चुअली मॉडल वर्ब में क्या होता है ना, कि वो थोड़ा अलग
चेंज हो जाता है मॉडल वर्ब जब इनडायरेक्ट में जाता है। देखो इसका मतलब पहले समझो। ही सेड, उसने कहा, इट मस्ट बी रनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही होगी, यानी वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल वर्ब यूज करना होगा। और प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल वर्ब होता है मे और माइट। तो यहाँ पे मे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस में हमें लिखना है माइट होगा। तो इट माइट बी रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है कि बाहर बारिश हो रही होगी। तो ही सेड दैट इट माइट बी रेनिंग आउटसाइड, तो हमें प्रोबेबिलिटी दिखानी होगी इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस कर लेना, कभी कभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वी वेटेड फॉर हिम सिंस 2 आवर। देखो जब टाइम फिक्स टाइम ना दिया हो और टाइम का एक ड्यूरेशन दिया हो तो वहाँ पे हम सिंस नहीं फॉर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, ही हैज़ कम यस्टरडे। मैंने आपको बताया था यस्टरडे हो, एगो हो, लास्ट डे, ईयर, मंथ, ऐसा कुछ हो, उस केस में डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो ही हैज़ कम नहीं होगा, ही केम यस्टरडे होगा। अगला क्वेश्चन, द केक हैड बीन डेकोरेटेड बाय द बेकर। द बेकर, द बेकर, द बेकर, द बेकर, हैड बीन तो यानी हैड होगा, हैड डेकोरेटेड द केक। अगला क्वेश्चन, द कारपेंटर रिप्लेस द ब्रोकन द विंडो। तो ब्रोकन पेन होगा, विंडो पेन होता है, विंडो पेन ये वाला पेन होता है, ना कि ये प्लेन, ये सब नहीं, विंडो पेन होता है। तो यहाँ पे तो एक अच्छा मतलब एक करेक्ट वर्ड हमको ढूंढना था, ऐसा कुछ खास नहीं था, कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, द वॉल इज डेकोरेटेड बाई पोस्टर। तो डेकोरेटेड बाई नहीं होता। देखो द वॉल इज डेकोरेटेड बाई पोस्टर, इसका मतलब होता है पोस्टर के द्वारा वॉल को सजाया गया, यानी पोस्टर कोई मतलब सब्जेक्ट है यहाँ पे जो वॉल को सजा रहा है, नहीं। पोस्टर एक नॉन लिविंग थिंग है जिससे वॉल को सजाया गया, जिसके द्वारा नहीं, जिससे वॉल को सजाया गया है। किसी इंसान ने पोस्टर वॉल पे लगाया होगा, ये नहीं कि पोस्टर ने ही वॉल पे खुद लग गया होगा। तो डेकोरेटेड बाई क्यों होगा, डेकोरेटेड विद होगा। द वॉल इज डेकोरेटेड विद पोस्टर बाई ह्यूमंस, बाई समवन, ऐसे हो सकता था, बट यहाँ डेकोरेटेड बाई नहीं होगा, क्योंकि पोस्टर थोड़ी ना वो काम कर रहा है, पोस्टर का तो काम हुआ है वॉल पे, तो डेकोरेटेड विद पोस्टर होगा। अगला क्वेश्चन, इडियम मीनिंग ऑफ थ्रो इन द टॉवेल। तो थ्रो इन द टॉवेल का मतलब होता है गिव अप करना। जैसे आप देखो, खुद ही समझो, जैसे आप कभी कभी परेशान हो जाते होंगे, ऐसे ताल उठा के फेंक देते होंगे, तो वह बस वही समझ लीजिए कि आप एकदम हार गए हो, तो अब आपने टावल उठा के फेंक दिया अपना। थ्रो इन द टॉवल मतलब होता है गिव अप करना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूजाइट। तो एक्सक्यूजिट का मतलब होता है, एक्सक्यूजिट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होना। डेलिकेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होना, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, प्लीजिंग होना, यानी अत्यंत सुंदर होना, एक्सक्यूजाइट का मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रूड होगा नहीं, हार्श होगा नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, डेलिकेट होना, एकदम से परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको ढूंढना है। तो कुछ नहीं, रेस्प्लेंडेंट, पहले आंख बंद कर लो, वर्ड पढ़ा, अब सीधे खुद से स्पेलिंग लिखो, रेस्प्लेंडेंट, यानी ये सही है। डाइकॉटमी, डाइकॉटमी सही है स्पेलिंग। वर्नैकुलर, वर्नैकुलर, ये थोड़े टफ वर्ड हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना एग्जाम में। ईडियो सिंक्रेसी, SY होता है, CY नहीं होता, यानी एरर यहीं पे है। अब रिस्प्लेंडेंट मतलब होता है रेडियंटली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होना, रेडियंटली ब्यूटीफुल। डाइकटॉमी मतलब होता है टू वेरी डिफरेंट ओपिनियन और व्यूज, दो इतने अलग अलग विचार या दो इतने अलग अलग अंतर होना किसी दो चीज़ों में कि वो बहुत ज़्यादा अलग हो एक दूसरे से। और वर्नाकुलर तो मतलब होता है ये अच्छा हाँ, इसी बात पे बता दो, वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट कब आया था और किस न्यूज़पेपर को सप्रेस करने के लिए आया था, किस न्यूज़पेपर की आवाज़ को सप्रेस करने के लिए आया था, और उस न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे। 3 क्वेश्चन, कब आया था, किस न्यूज़पेपर को सप्रेस करने के लिए आया था, और किसने मतलब उस न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया था। ओके, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसका आंसर ज़रूर देना। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मेरे से कहा आप कहाँ जा रहे हो। तो ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो आर वॉज, देखो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत काट दो, वेयर आई वॉज गोइंग। बस सिंपल होता है, ये फ्री के नंबर दे के जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ना। अब मैंने शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको भी ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो आप कहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, अटेम्प्ट कहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डेली टारगेट बैच जो कि अभी हमने लॉन्च कर रखा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस ये आखिरी के कुछ क्षण चल रहे हैं, उसके बाद ये बैच क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ रहा है। तो अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा शार्पन करना है, या आपको थोड़ा आपका सिलेबस वगैरह बच गया है उसे कंप्लीट करना है, तो आप इस डेली टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इधर हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट PYQs ये सारी चीज़ें देंगे, मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही आपको एकदम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस पे। तो अगर आपको लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन परफेक्ट करनी है, या कुछ टॉपिक वगैरह छूट गया है, या और इम्पॉर्टेंट नोट्स वगैरह चाहिए आपको, तो आप ये डेली टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करना, और उधर जाके एक बायो में, टेलीग्राम चैनल के बायो में एक ID होगी, उनको मैसेज करना, वो आपको इस ग्रुप से में ज्वाइन करा देंगे। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट द मोबाइल बी चार्ज, ये तो इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव है, तो ये तो आसान होता है। लेट द मोबाइल बी चार्ज का हो जाएगा सिंपल, चार्ज द मोबाइल। अब आ गया हमारा लेटेस्ट पैटर्न का एक PQRS। ह्यूमन मेमोरी इज़ अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। अब देखो, अब मैं आपको सिखाता हूँ ना, क्योंकि ज़रूरी है कैसे हमें करना होता है। तो आ जाओ बताते हैं कैसे करना होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर डेटा टेम्परली फॉर इमीडिएट यूज। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी विद रेपिटेशन द ब्रेन फिल्टर। अब देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की गई है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कहाँ होता है, ब्रेन में। यानी इस लाइन से पहले ब्रेन के बारे में कुछ बताना चाहिए, यानी इससे तो सेंटेंस शुरू नहीं होने वाला, मतलब इससे नहीं शुरू होने वाला ये पर। इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड, कौन सी इन्फॉर्मेशन, कहाँ की इन्फॉर्मेशन, यानी इससे भी नहीं शुरू होने वाला, यानी P से नहीं शुरू होने वाला, और ना ही Q से शुरू होने वाला। समझ में आया। अब P से जितने भी शुरू हो रहे हैं वो ऑप्शन काट दो, ये आखिरी वाला भी P से ही शुरू हो रहा है। अरे अच्छा, वो आखिरी वाला याद रखना, वो भी P से ही शुरू हो रहा है, वो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे कट रहा है। अगला पढ़ते हैं, शुरू कहाँ से हुआ, R से, क्योंकि सबसे देखो ये सारी बातें ब्रेन के बारे में बताई है, तो हमें ब्रेन को पहले सेंटेंस में यूज करना होगा। तो द ब्रेन फिल्टर एंड इनकोड इन्फॉर्मेशन इफिशियंटली, यानी शुरू होगा ब्रेन वाले सेंटेंस से, यानी ये सही ऑप्शन होगा, और यही R है, और यहाँ भी R। अच्छा, दो ऑप्शन R आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं, तो ये और ये हो सकता है। आप समझ रहे हो ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इधर से मैंने सेंटेंस इसलिए नहीं शुरू किया, क्योंकि ये ब्रेन के बारे में बात की जा रही है। तो अगर किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो आप उसके बारे में पहले सेंटेंस में बात करोगे ना, इसलिए मैंने ब्रेन वाले लाइन से अपने ऑप्शन की शुरुआत करी है। तो R और R होगा। अब Q होगा या P होगा, तो Q क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड, विच इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो Q से नहीं होगा शुरू, P से शुरू होगा। क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर डेटा फॉर टेम्पररी यूज, टेम्परली फॉर इमीडिएट यूज। फिर S, लॉन्ग टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट लॉन्ग टर्म मेमोरी, देखो विथ रिपीटेशन। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के इसलिए Q से शुरू नहीं, क्यू R के बाद नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी का जिक्र है, तो इससे पहले हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में लिखना होगा, तो Q से पहले S आएगा।
और क्यू से पहले एस इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये होगा। ऐसे हमें सोचना होगा, एक एक लाइन एलिमिनेट कर करके ऑप्शन। थोड़ा प्रैक्टिस होगा, रानी मैम से कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी, या किसी भी टीचर से कर लेना, नॉट फ्रॉम रानी मैम, आपकी मर्जी। आ जाओ इधर अगले क्वेश्चन में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ईस्टर्न की स्पेलिंग होता है STERN, तो यही गलत है। ईस्टर्न मतलब होता है कठोर। बाकी कॉन्फ्रेंस, डिमांडिंग, रिलीजियस, ये तो आपको पता ही है। आ जाते हैं हम सीधे क्लोज टेस्ट पे। पहले पढ़ लो क्लोज टेस्ट। द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ड्रामेटिकली altered the way we live and work. Automation is becoming increasingly prevalent in various industries, leading to increased efficiency and productivity. This technological shift also raises a concern about job displacement and need for workforce training. It is essential for individuals to new skill and adapt to the changing demand of the labor market. Education, continuous learning play a crucial in navigating this evolving landscape. Government and organization must also proactive measure to support workers in this transition and ensure a smooth to a future set by technology. The rapid, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। द रैपिड एडवांसमेंट, आप सीधे इधर जाते हैं। ऑटोमेशन इज इंक्रीज, थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ। ऑटोमेशन इज इंक्रीजिंगली प्रिवेलेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ऑटोमेशन जो है मतलब ऑटोमेटिक काम होना, ये धीरे धीरे सारी इंडस्ट्रीज में बढ़ता जा रहा है, और इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब मशीन्स या ऑटोमेटिक काम होंगे तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इसका एक नुकसान है। दिस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड द नीड फॉर वर्कफोर्स रीट्रेनिंग। तो इससे क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है, इससे क्या होगा कि जॉब डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक कंट्रास्ट है देखो ये हमें सीखना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंट्रास्ट है कि अगर ऑटोमेशन हुआ तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कंपनी में और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन एक कंट्रास्ट है कि जो लोग, इंसान, आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी जॉब डिस्प्लेस हो जाएगी। और कंट्रास्ट के लिए हम यूज करते हैं हाउएवर। वैसे हम बट का भी यूज करते हैं, वो भी कंट्रास्ट दिखाता है, बट यहाँ पे हाउएवर यूज होगा क्योंकि ऑप्शन में हाउएवर है। क्या है ऑप्शन में? हाउएवर है। क्यों? क्योंकि देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर यूज होता है जब कोई रीज़न हमें बताना होता है। यहाँ पे रीज़न नहीं, यहाँ पे कंट्रास्ट है, इसलिए ये नहीं होगा। फर्दर मोर होता है किसी इन्फॉर्मेशन को और आगे ऐड, किसी इन्फॉर्मेशन में कुछ और आगे ऐड करना। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की जा रही है। सिमिलरली मतलब इस प्रकार, तो ये भी तो एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन ऐड करना हो गया। यहाँ पे होगा हाउएवर, जिसका मतलब होता है हालांकि, जबकि। तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाना है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे हमको सोचना पड़ेगा भाई कि कैसे हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, प्रीपोजिशन वगैरह। एक्चुअली ये कंजक्शन है, हाँ शायद। तो यहाँ पे हाउएवर होगा, हालांकि, क्योंकि यहाँ एक कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इट इज़ एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल टू न्यू स्किल एंड अडाप्ट टू द चेंजिंग डिमांड ऑफ द लेबर मार्केट। यानी ये नए जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई कि वो नई स्किल को सीखें। जो नया डिमांड, नई स्किल है, उसको हमें सीखना चाहिए। तो सीखने के लिए एक्वायर करना चाहिए। एक्वायर मतलब वही होता है सीखना, नए नए चीज़ों को, नए स्किल्स को अपनाना। एक्वायर करना, सीखना, अपनाना। लूज, इग्नोर, रिजेक्ट नहीं। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग प्ले अ क्रूशियल रोल, ये तो सिंपल है, इन नेविगेटिंग दिस इवॉल्विंग लैंडस्केप। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आल्सो इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए प्रोएक्टिव मेजर, नए नए मेजर्स, रूल्स टू सपोर्ट करने के लिए वर्कर्स को इस ट्रांजिशन फेज में। डिनाई, निगलेक्ट या पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए कुछ मेजर्स वगैरह। एंड इंश्योर अ स्मूथ अडाप्टेशन टू अ फ्यूचर शेड बाय टेक्नोलॉजी। अडाप्टेशन क्यों? क्योंकि हमें अडाप्ट करना है ना नई टेक्नोलॉजी को, स्मूथ एडाप्टेशन हो, धीरे धीरे इंसान टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर ले। रजिस्ट करे नई टेक्नोलॉजी, हमको रजिस्ट क्यों करना है? डिक्लाइन नहीं करना है। स्टैग्नेशन मतलब होता है ठहराव, नहीं, हमें टेक्नोलॉजी को रोकना थोड़ी ना है, हमें उस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे स्मूथली अडॉप्ट कर लेना है, ये बात कही जा रही है। तो हो गया मॉक टेस्ट एनालिसिस।
अगर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको मॉक टेस्ट ये देना है तो आप मेगा बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। और मैंने बताया था कैसे कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उधर आप डीएम कीजिए, वो आपको ज्वाइन करा देंगे। और थैंक फॉर दिस वीडियो, नहीं थैंक फॉर दिस कि आप वीडियो में इतने लास्ट तक बने रहे, क्योंकि सब पूरा वीडियो देखते नहीं है और यही गलत है। मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा जरूरी होता है उसका एनालिसिस देखना, ताकि हमें अपनी गलतियाँ पता कर चल सकें। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ।